बूढ़ी काकी। यह कहानी बूढ़ी काकी यानी कम्मो की है। आज कम्मो की गोद भराई है। गोद भराई में पूरे गांव की औरतें आई हैं और गोद भराई का कार्यक्रम चल ही रहा था कि खबर आई कि कम्मो के पति शंभू की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। पूरा हंसी खुशी व आनंद का वातावरण पल भर में गम में बदल गया। 4 महीने बाद कम्मो ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। प्यार से वह उसे मुन्ना कहती। घर में जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वह शंभू के अंतिम संस्कार व कम्मो के प्रसव में खत्म हो गई। कम्मो के सामने अब अपने पालन पोषण के साथ साथ बेटे के पालन पोषण, उसके भविष्य की चिंता मुंह उठाकर खड़ी थी। वैसे गांव के लोग बड़े अच्छे थे। वे सभी कम्मो की मदद करना चाहते, परंतु स्वाभिमानी कम्मो किसी का एहसान लेना नहीं चाहती थी। वह बड़े घरों में जाकर चौका बर्तन का काम करती। मुन्ना छोटा था, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाती। घर में सिलाई कढ़ाई का काम करती, बड़ियां पापड़ बनाकर बेचती। गुजरते समय के साथ मुन्ना की परवरिश भी अच्छे ढंग से होने लगी। 24 वर्ष गुजर गए। मुन्ना अब मुन्ना न रहकर इंजीनियर हरीश हो गया और कम्मो सिलाई मशीन चलाते चलाते 40-44 की उम्र में 60 साल की बुढ़िया नजर आने लगी। आज बरसों बाद कम्मो के मन में उमंग थी, क्योंकि उसका बेटा हरीश शहर से इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर आ रहा था। कम्मो ने पूजा की थाली तैयार करके रखी थी। बार बार उसकी निगाहें दरवाजे पर जा रही थी। जब किसी का इंतजार हो तो एक एक पल भी पहाड़ सा लगता है। कम्मो की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। तभी दरवाजे पर साइकिल रुकी और उसे डाकिया उतरकर एक लिफाफा हाथ में लेता हुआ कम्मो की ओर बढ़ाकर बोला, ये लो आपकी चिट्ठी। डाकिया चला गया। कम्मो हैरानी से लिफाफा देखती रही, फिर उसे खोलकर एक पत्र निकालकर पढ़ने लगी। लिखा था, माँ, चरण स्पर्श। मेरा आना अभी नहीं हो सका, उसके लिए शर्मिंदा हूँ। मुझे शहर के एक बहुत बड़े बिल्डर की अच्छी नौकरी मिल गई है, साथ ही रहने के लिए फ्लैट और कार भी। माँ, इससे ज़्यादा तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि उनकी लड़की से मेरी मंगनी हो गई है और 10 दिन बाद शहर के एक शानदार होटल में हमारी शादी है। मैं बाद में तुम्हारी बहू के साथ तुमसे मिलने जरूर आऊँगा। दिन बीते, महीने बीते, 3 साल हो गए, पर मुन्ना अपनी माँ से मिलने ना आया। पर हर महीने मुन्ना उसे 1000 रुपये मनी ऑर्डर से भेजता था। माँ खुश थी कि मेरे बेटे को मेरी कितनी चिंता है। शायद काम की व्यस्तता के चलते उसे समय नहीं मिल पाता, इसलिए वह मिलने नहीं आ पाता और चिट्ठी पत्री नहीं भेज पाता। आज काकी के पड़ोसी रमेश व सुमन की बेटी झुमकी का जन्मदिन है। सुमन काकी के घर जाकर उसे जन्मदिन पर बेटी के तिलक करने का आग्रह करती है। बातों बातों में सुमन ने काकी को बताया कि उसका पति काम के सिलसिले में मुंबई जा रहा है। शाम को झुमकी का तिलक कर मुन्ना की तरह पढ़ लिख कर जीवन में खूब तरक्की करने की आशीषें दी। तिलक करने के बाद काकी ने रमेश से पूछा, हाँ रे रमुआ, तेरी लुगाई बता रही थी कि तुम मुंबई जाने वाले हो। रमेश ने सहमति में अपना सिर हिलाया। काकी ने रमेश से विनती की कि मुंबई में उसके बेटे से मिलकर आए। पहले तो रमेश ने इनकार कर दिया, पर काकी के बहुत मिन्नत करने पर वह उसके बेटे के घर जाने को तैयार हो गया। रमुआ 2 दिन बाद मुंबई जाने वाला है। काकी ने बड़े प्यार से बेसन के लड्डू बनाए, मुन्ना को बहुत पसंद जो हैं। काकी अंग्रेजी नहीं जानती थी। एक नए रुमाल पर उसने रमेश की बेटी झुमकी से अंग्रेजी में हरीश लिखवाकर अपने हाथों से सुंदर कढ़ाई की। रुमाल और लड्डू लेकर वह रमेश के घर गई कि मेरे बेटे को दे देना। अब रमेश मुंबई में आकर हरीश के घर जाता है। उसका घर घर क्या, एकदम आलीशान बंगला है। हरीश रमेश से मिला, पर उस मिलाप में रमेश को कहीं भी अपनापन नहीं महसूस हुआ। कुछ देर औपचारिक बातें करने के बाद हरीश ने अपने नौकर दीपक को आवाज लगाते हुए कहा, दीपक चाय लाना। लेकिन दीपक आज छुट्टी पर था, तो हरीश की पत्नी चाय लेकर आ गई। हरीश ने पत्नी से कहा, डार्लिंग, तुमने क्यों तकलीफ की, दीपक के हाथों भिजवा देती। दीपक आज छुट्टी पर है, उसकी पत्नी ने उत्तर दिया और चाय देकर चली गई। रमेश ने लड्डू और रुमाल हरीश को दिया और कहा कि आपकी माँ ने बड़े ही प्यार से दिया है। पर्दे की ओर में खड़ी रीना ने सब सुना। उसने इशारे से अपने पति को बुलाया और फुसफुसाकर पूछा, माँ ने ये भेजा है? हैरी, तुमने तो कभी माँ के बारे में बताया नहीं। उसकी प्रश्नवाचक नजरें देखकर हरीश ने फुसफुसाकर उत्तर दिया, अरे तुम्हें बताया तो था कि मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी और जिस आया ने मुझे पाला है उसे मैं माँ कहकर बुलाता हूँ। उसी ने यह लड्डू और रूमाल भेजा है। अरे वही औरत जिसे मैं हर महीने 1000 रुपये मनी ऑर्डर करता हूँ। रीना ने कहा, अच्छा वही, ओके ओके हैरी। रमेश यह सब सुनकर भौचक्का रह गया। उसके हाथ कांपे और 2-4 बूंद पानी ग्लास से टेबल पर गिरा। हरीश ने पास पड़े कढ़ाई वाले रूमाल को उठाकर टेबल से पानी पोंछ दिया। हरीश के घर से निकलकर अपना कारोबार का काम निपटाकर
रमेश गांव वापसी के लिए ट्रेन में बैठा। रास्ते भर यही सोच रहा था कि वह काकी को क्या बताएगा। अगर काकी को यह सब कुछ सच सच बता दूंगा तो उन्हें बहुत सदमा लगेगा। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी और उन्हें कुछ हो गया तो। नहीं नहीं, मैं काकी को यह सब नहीं बताऊंगा। शास्त्रों में भी लिखा है कि किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ पाप नहीं कहलाता। मैं यह बातें काकी को नहीं बताऊंगा। गांव पहुंचने पर काकी रमेश से मिलने गई और उससे पूछा कि मुन्ना कैसा है। बिल्कुल ठीक है, मुझे याद तो करता है ना, बहुत याद करता है। कह रहा था कि मैं माँ को अपने पास ले आऊँगा, अब माँ को अकेले नहीं रहने दूंगा। यह सुनकर काकी के पाँव मानो जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। ऐसा करते करते 2 साल और बीत गए। हरीश अपनी माँ को 1000 रुपये मनी ऑर्डर हर महीने की 1 तारीख को भेजा करता था। माँ बड़ी खुश होती, लेकिन अब पता नहीं क्यों काकी के मन की छटपटाहट बेटे से मिलने के लिए बढ़ने लगी थी। इस बार उसने रमेश से कहा, छोरे, अब की बार तुम जब मुंबई जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं अपने बेटे के घर रहूंगी उसके साथ। पहले तो रमेश ने काकी को समझाने की बहुत कोशिश की कि कहाँ तुम उस महानगर की भीड़ में रहोगी, लेकिन काकी जिद पर अड़ी रही। रमेश ने कहा, अगले महीने की 15 तारीख को मैं मुंबई जाने वाला हूँ। काकी के पाँव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। पड़ोस में घर घर जाकर अपने मुंबई जाकर बेटे के साथ रहने की बात बताती। काकी सोचती, बहू से पहली बार मिलूंगी, मुंह दिखाई में कुछ अच्छा सामान दूंगी, पर पैसे कहाँ हैं। मुन्ना जो 1000 रुपये भेजता था वह तो राशन पानी में चला जाता था और कोई जमा पूंजी तो थी नहीं। उसे अपने पति की आखिरी निशानी सोने के मंगलसूत्र की याद आई। मंगलसूत्र संदूकची में से निकाला। उसकी आंखें भर आईं, पर अपने मन को समझाया कि बेटे से बढ़कर क्या है। पड़ोस की सुमन को साथ लेकर सुनार के पास जाकर अपना मंगलसूत्र बेच दिया। उन पैसों से मुन्ना और उसकी बहू के लिए अच्छे सुंदर कपड़े लिए और बहू की मुंह दिखाई के लिए सोने के बूंदे ले आई। आज महीने की आखिरी तारीख है। काकी रमेश के घर गई और उसे कहा कि वो अपना मकान बेचना चाहती है। रमेश ने पूछा, क्यों? अब जब मैं अपने बेटे के पास रहने जा रही हूँ, अब मेरा बुढ़ापा वहीं कटेगा, मुझसे रोज रोज गांव आना जाना नहीं होगा। रमेश ने कई बार मकान मत बेचो यह समझाने की कोशिश की, लेकिन काकी जिद पर अड़ी रही। काकी ने रमेश को अपने साथ धन्ना सेठ के पास चलने के लिए कहा। धन्ना सेठ वही आदमी है जो साहूकारी और जमीन जायदाद का काम करता था। रमेश ने काकी से कहा, ठीक है, हम कल चलेंगे। अब रमेश सोच विचार में पड़ गया कि मैंने तो काकी से झूठ कहा था कि बेटा तुम्हें वहां ले जाना चाहता है, लेकिन वहां जाकर बेटे ने माँ को नहीं रखा तो? अगर काकी को सब कुछ सच पता चल जाएगा तो काकी की क्या हालत होगी? अब तक हरीश का सच उसने किसी को नहीं बताया था कि वह पहले वाला मुन्ना नहीं हैरी है, लेकिन आज उसने यह बात अपनी पत्नी सुमन को बताई और आशंका जताई कि कहीं ऐसा ना हो कि मुंबई जाकर बूढ़ी माँ को सच का पता लगे और वह अपमान न सह पाए और उसे सदमा लग गया तो, काकी को कुछ हो गया तो, और इसका जिम्मेदार मैं रहूँगा। उसकी पत्नी ने उसे समझाया कि एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं, इसलिए काकी को सब सच सच बता दो। मुंबई जाकर दिल टूटने से अच्छा है यहीं गांव में टूटे। कम से कम यहाँ हम सब लोग उसे ढांढस बंधाने के लिए हैं, वहाँ कौन बंधाएगा? रमेश व सुमन काकी के घर जाते हैं और उसे सब सच सच बता देते हैं कि हरीश ने क्या क्या कहा था। काकी को बहुत ठेस लगती है। उसकी आंखों से आंसुओं की गंगा जमुना बहने लगती है। रमेश व सुमन उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं। काकी कहती है कि मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। रमेश और सुमन सोचते हैं काकी को सदमा लगा है, रो लेने से मन का गुबार निकल जाएगा और मन हल्का हो जाएगा। वो दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं। शाम के 7 बज गए हैं। सुमन ने देखा कि काकी के घर अभी तक दिया बाती नहीं हुई। काकी के घर जाकर देखती है, रसोई घर को देखकर लगता ही नहीं कि काकी ने दिन को कुछ बनाया या खाया होगा। सुमन अपने घर से खाने की थाली लेकर काकी को मिन्नत करती है कि खाना खा लो, पर काकी कहती है मुझे भूख नहीं है। सुमन खाने की थाली को टेबल पर ढक कर रख देती है और काकी से कहती है, ठीक है, रात को भूख लगे तो खा लेना। रात भर काकी सोचती रही। केवल 18 बरस की थी वो जब इस घर में ब्याह कर आई थी। उसके पति शंभू उसे कमला न कहकर कम्मो कहकर बुलाते थे। उनके बुलाने का ढंग इतना प्यारा, मीठा व बेमिसाल होता था कि क्या कहने। पति के मुंह से कम्मो सुनकर उसका दिल बाग बाग हो जाता। अब तो गांव के लोग, रिश्तेदार भी कमला भाभी ना कहकर कम्मो भाभी बुलाते थे। जब शंभू की मौत हुई तब महज 20 साल की तो थी वह। चाहती तो अपना दूसरा घर बसा सकती थी, अपनी बाकी जिंदगी ऐशो आराम से जी सकती थी। सोचती, अगर दूसरे ब्याह के बाद नई ससुराल वालों ने मुन्ना को प्यार नहीं दिया तो मुन्ना के बालमन पर क्या असर होगा।
नहीं नहीं, वो अपने सुख के लिए मुन्ना के जीवन से खिलवाड़ नहीं करेगी। उसने मुन्ना को अच्छा भविष्य देने के लिए अपने सुखों की आहुति दे दी। मुन्ना को पढ़ाने लिखाने के लिए अपनी परवाह किए बगैर दिन रात मेहनत की। नतीजा यह हुआ कि 44-45 साल की उम्र में ही उसके बाल पूरे चांदी जैसे सफ़ेद हो गए। पिचका हुआ मुंह देखकर लगता मानो रस निचोड़ा हुआ आम। शरीर की चमड़ी लटक गई। अब लोग उसे काकी कहकर बुलाने लगे। पर मुन्ना ने क्या किया? उसने तो अपनी माँ के अस्तित्व, उसके वजूद को ही नकार दिया। उसने सभी से यही कहा कि उसकी माँ मर चुकी है। यह सोच सोच कर उसे बहुत पीड़ा हो रही थी। सारी रात करवटें बदलते बदलते गुजर गई और सुबह हो गई। आज 1 तारीख है। सुबह के 9 बजे हैं। सुमन काकी के पास उसकी तबीयत का हालचाल पूछने आई। देखा रात का खाना जस का तस पड़ा था। काकी ने थाली को हाथ तक नहीं लगाया था। सुमन ने काकी की तबीयत देखने के लिए काकी के बदन को छुआ। उसे तेज बुखार था। उसका बदन भट्टी जैसा तप रहा था। सुमन ने तुरंत ठंडे पानी की पट्टियां काकी के माथे पर रखीं ताकि बुखार कम हो। इतने में डाकिया भी आ गया। डाकिया ने काकी को 1000 रुपये देते हुए कहा कि इस पर सही कर दो। काकी ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। डाकिया ने इनकार की वजह पूछते हुए कहा कि पैसे वापस भेजते समय हमें कारण लिखना पड़ता है। कारण क्या लिखूं? काकी ने कहा, लिख दो कि कमला देवी शंभूलाल अब इस घर में नहीं रहती, वह मर चुकी है। डाकिया हैरत से काकी की तरफ देख रहा था। उसने कहा, माँ जी, यह पैसा आपके बेटे ने भेजा है। यह सुनकर काकी अपना आपा खो बैठी। गुस्से से उनका शरीर सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। पूरी ताकत बटोरकर चिल्लाकर कहा, मेरा कोई बेटा नहीं है, मैं बेऔलाद हूँ। और इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। काकी की आवाज़ सुनकर पड़ोस के लोग आए। सभी ने काकी को समझाया, आज का ज़माना ही ऐसा है, तुम दिल छोटा ना करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं ना। काकी की तबीयत अब और बिगड़ने लगी। रमेश और अन्य पड़ोसी उसे अस्पताल ले गए। चेकअप करने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि काकी का रक्तचाप बुरी तरह से बढ़ गया है। उन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। काकी की हालत देखकर पड़ोसियों ने काकी से कहा कि तुम कहो तो तुम्हारे बेटे को खबर भिजवा दें। काकी ने इशारे से ना कहा और आंखें बंद कर लेट गई। पड़ोसियों ने भी काकी को आराम मिले यह सोचकर वार्ड के बाहर बैठ गए और काकी की सलामती की दुआएं मांगने लगे। कुछ देर बाद डॉक्टर चेकअप के लिए आए। काकी को देखा, घबरा कर उसकी नब्ज टटोली, पर यह क्या, काकी के प्राण पखेरु उड़ गए थे। काकी इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। मेरी स्वरचित यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।